हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम आज आपके लिए आपका बिजनेस स्टडीज का फिफ्थ चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे प्लानिंग के 5 फंक्शन होते हैं। तो अब जो आपके सारे चैप्टर्स आ रहे हैं ये आपके सब फंक्शंस पर डिपेंड करेंगे। जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्लानिंग, जो पहला फर्स्ट फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन था प्लानिंग ओ मैनेजमेंट का। आज हम उसका सेकंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, या जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में आज हम ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 देखेंगे और पूरा चैप्टर एक वीडियो में कवर हो सकता है तो कर लेंगे, अदरवाइज इसकी मैं आपके लिए 2 वीडियोज अवेलेबल कराऊंगा, 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को कराने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम शब्द को समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, सबसे पहले द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लीड्स टू द creation of an organizational structure which includes the designing of rules to be filled by suitably skilled people and defining the interrelationship between these roles so that ambiguity ambiguity in performance of duties can be eliminated, and the aim the aim of organizing is to enable people to work together for a common पर्पज। तो देखिए मैंने आपको जो प्लानिंग वाला चैप्टर कराया था, प्लानिंग वाला लेक्चर आपने वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लानिंग में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके बाद हम फिर देखते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे कैसे पूरा कर सकते हैं। उसके लिए फिर हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, वही हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। इसके अंदर ऑर्गन स्ट्रक्चर किस तरह का बनाया जाता है, देखिए जहाँ पे फ़ोटो है, इसको इमेज है, आप इसको थोड़ा देखिए, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे आपस में लोग एक दूसरे से रिलेटेड भी रहें, एक दूसरे के काम की चेकिंग भी हो जाए, एक दूसरे के काम की ज़रूरतें पूरी हो जाए, एक कोऑर्डिनेशन भी उनके बीच में बना रहे आपस में। जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल में बताया था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में स्केलर चेन, तो स्केलर चेन सी बनाई जाती है ताकि एक दूसरे के अंदर रिपोर्टिंग और ऑर्डर कमांड का रिलेशन भी तय किया जा सके, एक दूसरे से वो कम्युनिकेट भी कर सकें। इस तरह का ये सिस्टम तैयार किया जाता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करने की प्रोसेस होती है, उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ये बॉक्स के माध्यम से बनाया गया एक इमेज आपके लिए यूज की है कि देखिए एरो बना रहे हैं कि आपस में जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करते हैं और जो सुपीरियर होते हैं वो उनको कमांड देते हैं, और सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक्ड हैं, किसी ना किसी तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाता है, और इस तरह से उन लोगों के बीच में जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ताकि सभी लोग इस तरह से काम कर सकें जिससे जो हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको सब मिलके पूरा कर सकें, ठीक है। आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखिए प्रोसेस को समझ लेते हैं। ये हमारी प्रोसेस है, इसको और बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, यस। तो देखिए सबसे पहले ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। और देखिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो चुका है प्लानिंग के अंदर, तो अब हम उन लोगों की पहचान करेंगे या वर्क की पहचान करेंगे कि क्या काम करना है हमें ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो उस काम को कौन पूरा करेगा, वो उन लोगों के बीच में काम को बांटा जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड कह रहा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और फोर्थ कह रहा है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। चलिए हम इनको एक एक करके अब डिफाइन कर देते हैं आपके लिए। सबसे पहले ये कह रहा है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड प्लान्स। यानी जो हमारे पहले से बनाए हुए प्लान है उसी के अकॉर्डिंग हम काम को आइडेंटिफाई करेंगे और उस काम को किससे करवाना है, काम का डिवीजन करेंगे, कितने हिस्सों में हम काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है द वर्क इज डिवाइडेड इनटू
मैनेजेबल एक्टिविटीज़, मैंने जैसा कहा कि काम एक पूरा काम एक साथ नहीं होता, उसके लिए हम कई एक्टिविटीज तय कर देते हैं, उसके कुछ पार्ट्स कर देते हैं, स्टेप्स तय कर देते हैं, तो उन स्टेप्स को डिवीजन करना ये डिवीजन ऑफ वर्क कहलाता है। एक्टिविटीज सो डैट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कैन बी अवॉइडेड एंड द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज। और ये कह रहा है कि इस तरह से हम काम को डिवाइड कर देते हैं आप, जिससे किसी के ऊपर स्पेसिफिक बर्डन ना पड़े और पूरा काम जो है वो एम्प्लॉयज़ के बीच में बांटा जा सके आराम से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डिपार्टमेंटलाइजेशन, तो ये आपने डिपार्टमेंट शब्द कई बार सुना होगा, पढ़ा भी है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है वंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एक्टिविटीज, जब हम काम को डिवाइड कर चुके हैं ऑलरेडी स्मॉल एक्टिविटीज़ में, तो ये कह रहा है सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। तो ये कह रहा है जो एक जैसे वर्क होते हैं उनको एक जगह पे कंबाइन कर दिया जाता है, एंड दिस ग्रुपिंग इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, तो हर काम के लिए जैसे हम अकाउंट्स में करते हैं कि एक जैसी जो एंट्री होती है उनके लिए एक अकाउंट खोल देते हैं, लेजर खोल देते हैं। ठीक है, तो उसको वहाँ पे लेजर कहते हैं एंट्रीज के लिए जो ट्रांजैक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्क है उसमें जो एक जैसी एक्टिविटीज होती हैं उनको लिए हम एक ग्रुप तैयार करते हैं जिसको हम डिपार्टमेंट कहते हैं, और डिपार्टमेंट बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है ये, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी प्रोडक्ट ईटीसी, यानी हम किसी एरिया के हिसाब से डिपार्टमेंट बना सकते हैं या प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट बना सकते हैं। अभी आगे हम टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दे दूँगा डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में। ठीक है, इसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी अब हमने जब डिपार्टमेंट तय कर दिए, ग्रुप बना दिए, ऊपर हमने वर्क का डिवीजन कर दिया, एक्टिविटीज़ तय कर दी, तो अब जो हमने डिपार्टमेंट बनाए हैं अब उन डिपार्टमेंट को हम उनकी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सौंपेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये कह रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टेट क्लियरली द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड एलोकेट वर्क अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज। तो देखिए ये कह रहा है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको उस काम के बारे में पूरी डिटेल में समझाना चाहिए, और ज़रूरत के हिसाब से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में काम को डिवाइड किया जाना चाहिए। वंस डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट लीड्स हेड्स आर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हेड्स आर अपॉइंटेड फॉर ईच डिपार्टमेंट। अभी कह रहा है जिस एक बार जब डिपार्टमेंट बन जाते हैं तो हर डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट हेड कहा जाता है, जिसे उस मैनेजर भी कहा जा सकता है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसका जो हेड होगा उसको हम कहेंगे सेल्स मैनेजर। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, प्रोडक्शन मैनेजर। तो उनके हेड बना दिए जाते हैं। देखिए रहा थर्ड, द वर्क मस्ट बी असाइंड टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट वेल, यानी जो वर्क है वो इस तरह से असाइन किया जाना चाहिए या काम दिया जाना चाहिए जिससे कि उस व्यक्ति को वो काम मिले जिस काम को करने में वो पूरी तरह से सक्षम हो और वो उसमें काम फिट बैठता हो उसके ऊपर। ये नहीं हो कि उसको आता नहीं है वो काम, फिर भी आप जबरदस्ती कह रहे हो नहीं भाई साहब आपको ये काम करना पड़ेगा। जैसे स्कूल में टीचर है, आपके अकाउंट्स का टीचर है और उसे आप इकोनॉमिक्स का टीचर किसी वजह से चला गया, तो आप ज़बरदस्ती उसको ड्यूटी दे रहे हो कि भाई आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो हर किसी के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो कह रहा है बेस्ट फिटेड पर्सन को ही काम देना चाहिए ताकि काम प्रॉपर तरीके से हो सके। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस जॉब शुड बी असाइन टू पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन फाइनेंस ई.जी. सीए और एमबीए फाइनेंस, यानी ये कह रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो फाइनेंस में अच्छे से एक्सपर्ट हो, जिसने फाइनेंस की नॉलेज हो, स्किल्स हो। कौन कौन हो सकते हैं उसके लिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, एक एमबीए हो सकता है जिसने फाइनेंस में डिग्री ले रखी हो। ठीक है, तो उसकी स्किल के हिसाब से उसको काम देना चाहिए, ये नहीं कि आपको मन में जो आया आपने उसको वो काम दे दिया। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्या है इसका स्टेप, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो जैसे मैंने आपको ऊपर जब मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग बता रहा था कि इसके अंदर क्या होता है कि एक स्केलर चेन टाइप बना दी जाती है डिपार्टमेंट्स के बीच में, और हेड और उनके सबऑर्डिनेट्स, हेड्स यानी जो बॉस होते हैं और सबऑर्डिनेट जो उनके अंडर में काम करते हैं। ठीक है, तो उनको हेड बोला जाता है और सबऑर्डिनेट बोला जाता है। तो ये फिक्स किया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट देगा और कौन किसको कमांड देगा, ये पहले से फिक्स होता है कि ए बी सी डी ऐसे चार बना रखे हैं, तो उसमें मान लीजिए ऐसा बना दिया कि ए इज़ द बॉस और बी सी डी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं। तो बी जो डी है वो सबसे नीचे है, डी अपनी रिपोर्ट देगा सी को, सी अपनी रिपोर्ट देगा बी को और बी अपनी रिपोर्ट देगा ए को।
ए कमांड देगा बी को, बी कमांड देगा सी को, सी कमांड देगा डी को। तो इस तरह से एक रिलेशनशिप तय कर दी जाती है पहले से ही। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप हेल्प टू क्रिएट अ hierarchical structure and also help in coordination amongst various department। ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस तरह से एक रिलेशनशिप बनाई जाती है जिसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिससे एक हिरार्चिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चलता है, ठीक है। एंड ऑल्सो हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, तो देखिए और उन सभी के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन भी बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, जो डिपार्टमेंट है अलग अलग। ये कह रहा है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड जॉब पोजीशन इज टू बी क्रिएटेड सो दैट एवरीबडी नोज फ्रॉम होम ही सी इज टू टेकिंग ऑर्डर एंड टू होम ही कैन बी इश्यू ऑर्डर। जैसा अभी आपको मैंने समझाया था वही वाली बात यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आप देखिए यहाँ पे ये चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, इमेज है आपके लिए यहाँ पे। तो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इमेज यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग के इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए सबसे पहला इसका इम्पोर्टेंस या बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। और देखिए क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में मैंने आपको बताया था बेस्ट फिटेड पर्सन को उसका काम सौंपा जाता है, तो इससे क्या होता है जो आदमी लगातार एक ही काम करता रहता है उसको इस काम में वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है या एक्सपर्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ा फायदा ऑर्गेनाइजिंग का यही होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू अ सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमॉन्ग्स्ट द वर्क फोर्स। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, सिस्टमेटिक एलोकेशन होता है। और दूसरा कह रहा था डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर जॉब्स रिड्यूसेज वर्कलोड एंड एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड रिपीटेटिव परफॉर्मेंस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। अब ये कह रहा है कि काम को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है तो किसी के ऊपर स्पेसिफिक बर्डन नहीं बढ़ता है और एक ही काम को रिपीट करते करते वो पर्सन उसकी स्पेशलाइज हो जाता है अपनी परफॉर्मेंस में, ठीक है। सेकेंड, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग से सबको ये पता चल जाता है कि हमें किससे ऑर्डर लेना है और किसको ऑर्डर देना है, किसको रिपोर्ट करनी है और किससे रिपोर्ट लेनी है। तो ये सब रिपोर्टिंग भी ऑर्गेनाइजिंग के माध्यम से ही पॉसिबल है, इसके बिना इसमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन डिफाइनिंग ऑल द जॉब्स एंड ऑल्सो क्लैरिफाइंग द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉब। यानी ऑर्गेनाइजिंग सभी के जॉब को फिक्स करता है और ये भी बताता है कि किसकी क्या अथॉरिटीज़ हैं और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हर जॉब के लिए, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट इसी में कह रहा है इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ हिरार्चिकल ऑर्डर देयर बाई इनेबलिंग द फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाई एन एम्प्लॉय। तो देखिए वही वाली बात है जो मैंने अभी आपको ऊपर ऑलरेडी बताई है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। यानी हमारा कोई रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, कोई ह्यूमन रिसोर्स आइडल ना हो, तो यानी सब अपनी सारे रिसोर्सेज अपने फुल कैपेसिटी पे वर्क करें तो हम उसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजिंग है वो इस तरह से की जाती है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं सबको उनकी कैपेसिटी के हिसाब से काम दिया जाता है ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं उनका हम फुलर यूटिलाइजेशन कर सकें। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पे तीन तरह के इसने रिसोर्सेज की बात की। नेचुरल रिसोर्स उसको कहते हैं हम जो हमें रॉ मटेरियल के रूप में नेचर से प्राप्त होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्स जो हमारा पैसा है और ह्यूमन रिसोर्स जो हमारी लेबर है, ठीक है, जब एम्प्लॉयज हैं तो उनका हम किस तरह से यूज करेंगे इसको बात करता है ऑर्गेनाइजेशन। और ये कह रहा था प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड मिनिमाइजेज वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। यानी ये कह रहा है कि प्रॉपर असाइनमेंट जॉब जो काम दिया गया है उसको प्रॉपर तरीके से अगर किया जाए तो काम में ना तो डुप्लीकेशन होगा और जो वेस्टेज होती है रिसोर्सेज की या रॉ मटेरियल की वो भी मिनिमम लेवल तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज
विच हैव टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो देखिए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का पहले शब्द का मतलब बता देता हूँ, फिर आपको ये पॉइंट बता देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि मैनेजर के द्वारा जो काम प्लानिंग की गई है, मैनेजमेंट के द्वारा जो प्लानिंग की गई है, अब उस काम को करवाने का काम, मैनेजर का काम क्या होता है, वो प्लान करता है केवल। अब उस प्लान को अचीव कैसे करना है, उन ऑब्जेक्टिव को पूरा कैसे करना है, उनको कर एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाएगा, वो काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। तो ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से क्या होता है कि जॉब्स को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया जाता है, डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि आपको क्या काम करना है, आपको क्या ड्यूटीज होंगी, आपको क्या अथॉरिटीज होंगी। तो जिससे क्या होगा, ना तो उनके मन में कोई कन्फ्यूजन होगा और ना ही वर्क बात डुप्लीकेट होगा। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है यहाँ पे, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब है कि एक ही काम जब दो दो लोग कर रहे हों तो उससे क्या है, रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं और टाइम भी खराब होता है। तो ये क्या कह रहा है सेकेंड पॉइंट, कि क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप enables proper execution of work which results in effective administration। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्लैरिटी होती है जब रिलेशनशिप में, जैसे मैंने बताया था कि कौन सबॉर्डिनेट है, किससे हमें ऑर्डर लेना है, किसको रिपोर्टिंग करनी है, इस चीज़ की जब पहले से ही क्लियर हो जाता है तो ये कह रहा है कि वर्क को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में हेल्प मिलती है। और जिसकी वजह से जो हमारा, देखिए यहाँ पे इनइफेक्टिव लिख गया है, इसको आप इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में, इससे क्या होता है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इफेक्टिवली वर्क कर पाता है। तो ठीक है, ये इनको आप इग्नोर कीजिए, मिस प्रिंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट, एडॉप्शन टू चेंज। देखिए जैसा मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बताया था, जो एनवायरनमेंट होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, वो आप चाहें तो उसमें वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने आपके लिए प्ले लिस्ट बना दी है कि आपको एक ही सब्जेक्ट की वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आपको अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि आपको आसानी हो, आपका टाइम ख़राब ना हो। ठीक है, तो एडॉप्शन टू चेंज का मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार चेंज होता रहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम आपको उन चेंज के अकॉर्डिंग काम करना आना चाहिए, आप उन चेंजेस को एडॉप्ट कर सकें। ठीक है, अगर आप चेंज से भागने की कोशिश करेंगे तो आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे, आप बहुत जल्दी मार्केट से बाहर हो जाओगे, कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो कैसे कैसे करता है भाई ऑर्गेनाइजिंग उसमें हेल्प, ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज फ्लेक्सिबल विच अलाउ अ बिजनेस एंटरप्राइज टू एकोमोडेट चेंजेज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी ये कह रहा है जो ऑर्गेनाइजिंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन को ये अलाउ करता है कि आप चेंजेस के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम चेंज ला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है इट ऑल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एन एंटरप्राइज, और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टेबिलिटी भी ये प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। और देखिए पर्सनल का मतलब है जो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर्सनल का मतलब निजी नहीं है, यहाँ पर पर्सनल का मतलब जो काम करने वाले लोग हैं वो, तो उनका किस तरह से डेवलपमेंट होता है वो समझ लीजिए। अ वेल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंकरेज इनिशिएटिव एंड रिलेटिव थिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। तो ये कह रहा है कि जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो इनिशिएटिव लेने के लिए या अपने काम की तारीफ लेने के लिए भी लोगों को प्रेरित करता है। क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट बना दिया गया, आपको अपना काम सौंप दिया गया, तो अगर आप उस काम को अच्छे से करते हैं तो उसका पूरा इनिशिएटिव आपको ही मिलेगा, उसके लिए आपको ही फ़ायदा मिलेगा। एंड रिलेटिव थिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, और इससे क्या है कि पार्ट उसके बारे में सोचने का भी मौका मिलेगा और आप अपना इनोवेशन भी इसमें कर सकते हैं। ये कह रहा है व्हेन मैनेजर्स डेलीगेट देयर अथॉरिटी इट रिड्यूसेस देयर वर्कलोड एंड दस कैन गिव टाइम ऑन इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट देयर बाई। तो ये कह रहा है कई बार मैंने आपको बताया था कि तीन चीज़ें होती हैं, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। तो एक बार और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उनके बारे में, आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है हमें उसकी। देखिए सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पूरी पावर टॉप लेवल अपने हाथ में रखता है, केवल नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है, पावर किसी को नहीं देता। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पूरी तरह से पावर सब में बांट दी जाती है। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ उनको अथॉरिटीज भी दी जाती हैं। लेकिन डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन का मतलब होता है कि जब अपनी अथॉरिटी कुछ समय के लिए किसी और को ट्रांसफ़र कर दी जाए, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। जैसे आपने मूवीज़ में सुना होगा, वो कहते हैं कि फ़लानी कंपनी का डेलीगेशन मिलने आया आपसे, उस कंपनी के डेलीगेट्स आपसे मिलने आए हैं। तो डेलीगेट्स कौन होते हैं,
जो किसी और की जगह पे उसकी पावर का यूज कर रहे होते हैं, उनको हम डेलीगेट्स कहते हैं। तो जो डेलीगेशन होता है उससे मैनेजर को क्या फ़ायदा होता है, तो वो कह रहा है कि उसका जो काम का बर्डन है वो कम हो जाता है दूसरों को अथॉरिटी देने से। हर चीज़ के लिए लोग उसके पास नहीं आते, क्योंकि अब पावर उसी के पास है, तो हर जगह पे साइन उसी को करने हैं, हर डिसीजन उसी को लेना है। लेकिन अथॉरिटी और उसने बांट दी, डेलीगेट कर दी किसी और को, तो उसका काम बढ़ गया, उसकी टेंशन कम हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, जो टॉप लेवल है वो जो मेन एरियाज होते हैं वो उन पर फोकस कर सकता है। जैसे ग्रोथ किस तरह करनी है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हम इनोवेशन ला सकते हैं, वो इन चीज़ों पर फोकस कर सकता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे ऊपर कि ऑर्गेनाइजिंग हेल्पिंग ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोसेस है वो बिजनेस की ग्रोथ और उसके डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि वो उसमें और ज़्यादा नई एक्टिविटीज़ को जोड़ें, नए नए प्रोडक्ट को जोड़ें, उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये कह रहा है बाई एडिंग मोर जॉब पोजीशन, डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट लाइन्स, न्यू जोग्राफिकल टेरिटरीज ETC, एंड दस विल हैव टू इंक्रीज कस्टमर बेस कह सकते हैं आप उसे, सेल्स एंड प्रॉफिट। तो भाई क्या कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जॉब की पोजीशन बढ़ा के या डिपार्टमेंट को और बेटर करके हम डिपार्टमेंट बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट लाइन यानी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं, न्यू जोग्राफिकल टेरिटरी यानी नए नए एरियाज में अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, एंड दस हेल्प टू इंक्रीज कस्टमर बेस, जिससे क्या होगा, हमारे कस्टमर्स बढ़ेंगे बिजनेस के, हमारी सेल बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजिंग से ये चीज़ का भी हेल्प मिलती है। इसके बाद हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे अब बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपका, और इसमें से केस स्टडी आपकी बनती है, 100% बनेगी, एक केस स्टडी इस टॉपिक में से ज़रूर आएगी। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए हर चीज़ का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है, बनावट जिसे हम कहते हैं, ढांचा जिसे हम कहते हैं, वो स्ट्रक्चर ज़रूर होता है। ये कह रहा है कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड, यानी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें मैनेजर और ऑपरेटिंग मैनेजरियल के काम और जो ऑपरेटिंग टास्क हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जैसे कह रहा है इट स्पेसिफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो स्ट्रक्चर होता है वो रिलेशन तय करता है जो लोग हैं काम करने वाले उनका, वर्क का, और जो रिसोर्सेज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के, उनके बीच में एक रिलेशनशिप स्थापित करता है। अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर various posts are created to perform different activities for the attainment of the predetermined objective of the enterprise। तो इसमें क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि कई तरह की पोस्ट क्रिएट की जाती हैं, कई तरह के डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं, जिससे जो आपकी टास्क है, ऑब्जेक्टिव है जो एंटरप्राइज का, उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिवाइड करके पूरा कराया जा सके। अटेनमेंट का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, ये कह रहा था स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर फंक्शन। तो देखिए ये क्या कह रहा है, जो स्ट्रक्चर होता है वो एक बेस तैयार कराता है या फंडामेंटल तैयार कराता है, फ्रेमवर्क तैयार करता है, जो किसको प्रोवाइड कराता है, मैनेजर को और अदर एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अपने कामों को पूरा कर सकें। तो आप समझ रहे होंगे, जैसे एक स्कूल से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। आपके स्कूल में मैनेजर होते हैं, तो मैनेजर स्कूल चलाते नहीं हैं, वो चलवाते हैं स्कूल को, प्लानिंग वो करते हैं, लेकिन तो वो उसका स्कूल को चलाने के लिए प्रिंसिपल नियुक्त करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल बनाया गया है, प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वो स्कूल को कैसे चलाएगा। अब वो ये देखा है कि स्कूल चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन पोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए वो टीचर्स अपॉइंट करता है। फोर्थ क्लास यानी जो आपके पियोन होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और गेटमैन चौकीदार जो होते हैं, PTI, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, अलग अलग लोगों की नियुक्ति की जाती है। तो वो सब क्या है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। ठीक है, एक शब्द और यूज होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इसको भी समझ लीजिए। स्पैन वैसे तो उसको हड्डी के लिए का यूज किया जाता है स्पैन को, लेकिन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि एक मैनेजर के अंडर में जितने लोग काम कर रहे होते हैं, यानी एक मैनेजर जितने लोगों के लिए हेड के रूप में काम कर रहा है और जितने उसके अंदर सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं
स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट डेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। यानी नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स की बात कर रहा है जो कि सुपीरियर के द्वारा हैंडल किए जा सकते हैं, मैनेज किए जा सकते हैं। और मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि जब मैं बोल रहा हूँ या मैं अपनी चीज़ बता रहा हूँ तो आप मेरी बात सुना कीजिए, बाकी इसको पढ़ने की कोशिश ना किया करें। उससे क्या होता है, आप इसको पढ़ते हैं, मैं आपको समझा रहा होता हूँ, आपको फिर कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आपको अगर पढ़ना है तो आप पॉज कर लिया कीजिए मेरी बात सुनने के बाद, और उसके बाद पढ़ के आपके सामने स्क्रीन पर पूरा लिखा भी हुआ है। तो आप पढ़ना भी चाहते हैं तो आप पॉज करके पढ़िए, मैं यही नहीं कह रहा कि आप पढ़िए ही मत। तो आप पढ़ना चाहते हैं और अंदर ये चीज़ वैसे तो मैं आपके लिए पढ़ ही देता हूँ, लेकिन कोई चीज़ मैं नहीं पढ़ता हूँ तो आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं उसी जगह पे। ठीक है, जिससे आपको जब मैं समझा रहा हूँ तो उस समय आप मेरी आवाज़ सुनें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं चीज़ों को बिल्कुल सिंपल वर्ड में आपके लिए क्लियर करता हूँ। ठीक है, आप लैंग्वेज तो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब में क्या कह रहा है, द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लार्जली गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दिस डिटरमाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर। यानी क्या कह रहा है कि जो एक मैनेजर के अंडर में कितने लोग अंडर में काम कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक मैनेजर प्लान बना के लोगों को काम बांट देता है, वो लोग अपनी अपनी ड्यूटीज करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को शेप देता है इससे, ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और ये कह रहा है दिस डिटरमाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर। और इससे ही हम बता सकते हैं कि मैनेजर का लेवल क्या है स्ट्रक्चर में, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। आपको मैं बताया 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो उससे हमें पता लग जाता है किसके अंडर में कितने लोग हैं, तो उससे आइडिया हो जाता है कि मैनेजर किस लेवल का आदमी है, किस लेवल का मैनेजर है। ठीक है, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और आपसे पूछा जाए तो देखिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपका 1 नंबर में आ सकता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब देखिए हम इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे बेसिकली, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और सेकंड होता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। तो देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें किस तरह से काम होता है, तो देखिए पहले इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए, इसका मीनिंग समझ लेते हैं हम। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड। यानी इस फंक्शनल मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसमें सारी एक्टिविटीज़ का एक ग्रुप तैयार किया जाता है, और उनकी अलग अलग एक्टिविटी के आधार पे अलग अलग डिपार्टमेंट उन कामों के आधार पर बांट दिए जाते हैं या बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करेगा वो प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बन गया, परचेज जो करेगा रॉ मटेरियल का उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, सेल करने के लिए जो डिपार्टमेंट होगा उसका सेल्स डिपार्टमेंट का बना दिया, जो फाइनेंस को मैनेज करेगा उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से उनके काम के आधार पर जब हम डिपार्टमेंट बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट। ठीक है, देखिए ये आप इमेज के हिसाब से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसे एमडी कहा जाता है, एमडी ऑफ ए कंपनी, आपने मूवीज और सीरियल्स में काफ़ी सुना होगा एमडी है। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो हेड होता है सबसे ऊपर, उसके अंडर में अब अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए। ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट बना दिया, जो कि पब्लिक, जो कि उनके एम्प्लॉयज हैं उनका ध्यान रखेगा, उनकी सैलरी का, उनके रिक्रूटमेंट का, उनके सिलेक्शन का, उनके पेंशन का, उनकी ट्रेनिंग का, उन सब का ध्यान कौन रखेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और इसका जो हेड होगा उसको हम कहते हैं एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, एचआरएम होते हैं ना कि हम एचआर मैनेजर, तो वो इस डिपार्टमेंट का हेड होता है केवल सर। ठीक है, इसके अलावा ऐसे ही कह रहा है मार्केटिंग, जिसका काम मार्केटिंग का होगा, मार्केटिंग भी आपका चैप्टर है उसमें समझाऊंगा मार्केटिंग डिटेल में। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनके लिए मार्केटिंग मैनेजर बना दिया जाता है। तीसरा ये कह रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं, जो सर्वे करते हैं मार्केट में, तो उनके लिए अलग वो बना दिया जाता है। ठीक है, और परचेजिंग, परचेज मैनेजर बना दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और स्टेबिलिटी की, सूटेबिलिटी की बात करें हम फंक्शनल की, तो देखिए पहले हम सारे इसके एडवांटेज डिस्कस करेंगे आपके लिए। ठीक है, बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करें। फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन सिंस एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। यानी जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है
वो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उनके काम के आधार पर डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। तो जब एक डिपार्टमेंट के लोग एक ही काम को करेंगे, बार बार करते रहेंगे, रिपीटेड मोड पे करते रहेंगे, तो उससे क्या है वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, वो स्पेशलाइजेशन उनके अंदर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, प्रमोट्स एफिशिएंसी द यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। और इससे क्या होगा कि हम इसमें काम उस व्यक्ति को उसके स्किल के हिसाब से देते हैं, जो फंक्शनल मैनेजमेंट है उसके स्किल के हिसाब से उसको काम सौंपा जाता है। तो उससे क्या होगा कि लोग अपने काम में एफिशिएंट हो जाते हैं। ठीक है। और उनके जो रिसोर्सेज है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, मैन पावर है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज में और किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो पूरा डिपार्टमेंट उसके लिए जिम्मेदार है, हम और किसी डिपार्टमेंट को उसके लिए वो नहीं कर सकते, तो उससे कोऑर्डिनेशन बना रहता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इससे क्या है, मैनेजर की भी एफिशिएंसी बढ़ती है और जो काम करने वाले लोग हैं उनकी भी और मैनेजर की जो एडमिनिस्ट्रेशन करने की पावर है वो भी काफ़ी एफिशिएंटली वर्क होता है और वो इंक्रीज होती है। इट रिड्यूसेज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग एम्प्लॉय ईजिली। तो देखिए, अगर हमको किसी नए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है तो हम उसको किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर लगा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, वो उस काम को लगातार करेगा एक ही चीज़ को, तो उसको ट्रेनिंग आसानी से प्रोवाइड कराई जा सकती है। ठीक है। इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। और इससे क्या होता है कि अलग अलग फंक्शनों पर हम अलग अलग अटेंशन रख सकते हैं, क्योंकि हर एक के लिए हमने एक हेड बना दिया है, तो वो उस काम की पूरी जिम्मेदारी उसके लिए ऊपर सौंप दी जाती है। ठीक है। अब हम इसके डिसएडवांटेज की, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसके एडवांटेज हो डिसएडवांटेज बिल्कुल भी ना हो। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, अ फंक्शनल स्ट्रक्चर गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनल हेड देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है जब हम फंक्शन के आधार पे डिपार्टमेंट बना देते हैं तो उसके अंदर ये दिक्कत ये आ जाती है कि जो फंक्शनल हेड होता है वो अपने खुद के कुछ ऑब्जेक्टिव रखता है ताकि उसकी तारीफ हो, उसको प्रमोशन मिल जाए, तो उसके ऑब्जेक्टिव जो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है उस पर कई बार भारी पड़ जाते हैं। ठीक है। क्योंकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा फोकस करवाता है, अपने हिसाब से काम कराता है, बिजनेस के अकॉर्डिंग बच जाता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और देखिए क्योंकि काम के आधार पे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, तो डिपार्टमेंट के अंदर तो कोऑर्डिनेशन होता है आपस में लोगों में, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी कई बार क्रिएट हो जाती है। अब ये कह रहा है अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विल अराइज विद इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो जैसा भी मैंने ऊपर बताया कि हर डिपार्टमेंट ये सोचता है कि भाई हमारा बेस्ट हो जाए, दूसरे का ख़राब हो जाए तो हमारा बेस्ट हो जाए, ताकि हम मैनेजिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं ऊपर वाले, टॉप लेवल वाले, उनकी नज़रों में हम अच्छा कर सकें। एक मिनट, हाँ। तो उनके बीच में आपस में विवाद, आपस में जो खुद के इंटरेस्ट हैं उनको लेकर काफ़ी तरह के कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद क्रिएट हो जाते हैं। इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू नैरो पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय। और ये कह रहा है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके जो खुद के अपने फ़ायदे होते हैं, पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उनके लिए वो बिल्कुल कोशिश ये करते हैं कि किसी भी तरह का कोई चेंज ना आए डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसके लिए वो अपने चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है। अब इसकी हम बात करें सूटेबिलिटी, यानी फंक्शनल डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में यानी किस तरह के बिजनेस में या एंटरप्राइज में सूटेबल होता है। तो देखिए कह रहा है ऑर्गेनाइजेशंस which require high degree of functional specialization with diversified activities। ये कह रहा है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उनके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर सब बहुत अच्छी चीज़ होता है, और जो डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी जहाँ पे बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हों। और ये क्या, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो साइज में तो बहुत बड़े हैं लेकिन कोई प्रोडक्ट एक ही बना रहे हैं। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसके लिए वो फंक्शन के आधार पे ही डिपार्टमेंट्स बना सकता है। लेकिन जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन करना सही नहीं होता है। तो आप, आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। मैं आपके लिए इसको स्मॉल कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
और यहाँ का भी ले लीजिए, नीचे 2-3 लाइन रह गई थी एडवांटेज की। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेकंड है हमारा, कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो दूसरा टाइप है वो है डिवीजन। इसमें हम क्या है, फंक्शन के आधार पर काम को नहीं बांटते हैं, इसमें हम उन लोगों के प्रोडक्ट के आधार पर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। जब एक ही कंपनी के द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं तो उनमें क्या है, अलग अलग काम के आधार पर हम नहीं बना सकते। अब ये थोड़ी है कि एक प्रोडक्ट का परचेज भी वही डिपार्टमेंट कर रहा है, दूसरे प्रोडक्ट का परचेज भी वही कर रहा है, तो वो ऐसे नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में क्या है, प्रोडक्ट के हिसाब से बना देते हैं और उन डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं फंक्शन के आधार पे। तो देखिए क्या कह रहा है, इसकी समझ लेते हैं थोड़ा सा। डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइजेज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड लाइक मेटल, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स etc इज नोन एज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे शॉर्ट में कह रहा है। और देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं इसके फोटो के माध्यम से थोड़ा सा। यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिया है, तो ये कह रहा है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट शोइंग डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो देखिए हमें फंक्शनल भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे और डिविजनल भी बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम प्रोडक्ट के हिसाब से उनको बांटते हैं। तो जैसे आप देखेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर में नीचे एक डिपार्टमेंट हमने कॉस्मेटिक आइटम का बना दिया, एक गारमेंट्स का बना दिया, तीसरा फुटवेयर का बना दिया, फोर्थ हमने स्किन केयर के प्रोडक्ट का बना दिया। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट हैं, उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। तो अब क्या होता है, इनके अंडर में काम करने के लिए हम फंक्शनल डिपार्टमेंट तैयार कर देते हैं, जिनको हम सब डिपार्टमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ऊपर हमने बात की थी, वही डिपार्टमेंट इनके अंडर में बना दिए जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, डिविजनल स्ट्रक्चर का और फंक्शनल स्ट्रक्चर का। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी जब आप रिवीजन करेंगे। चलिए एडवांटेज क्या है इसके डिविजनल स्ट्रक्चर के, चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले क्या कह रहा है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्किल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। देखिए प्रोडक्ट के हिसाब से जब स्पेशलाइजेशन हो जाता है इसमें, कि जो डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है हमारा, तो उसकी जो टोटल स्किल्स हैं उनका हम पूरा यूज कर सकते हैं कि वो किस आपके उस प्रोडक्ट की सेल को किस तरह बढ़ा सकता है, उस प्रोडक्ट को कैसे ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है, तो उससे वो सारी स्किल उसकी डेवलप हो पाती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या होता है फंक्शनल में, उसको केवल एक ही काम सौंप दिया जाता है तो वो उसी काम को करता रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो अपनी ज़्यादातर स्किल्स का यूज कर पाता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। अब इस तरह से क्या है, अब प्रोडक्ट हमने एक एक डिपार्टमेंट हेड को सौंप दिया कि भाई कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट मिस्टर एक्स को दे दिया, मिस्टर एक्स को बना दिया कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का मैनेजर। तो उससे क्या हुआ, अब कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अब अच्छे से काम नहीं कर रहा, कॉस्मेटिक की डिमांड कम हो रही है या कॉस्मेटिक की सेल कम हो रही है, तो उसके लिए पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, उस डिपार्टमेंट के हेड की होगी, बाकी किसी डिपार्टमेंट को उससे मतलब नहीं होगा। ठीक है, उससे क्या है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड क्या कह रहा है, प्रोवाइड्स अ प्रॉपर बेसिस फॉर असेसिंग परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट ऑफ ईच डिवीजन। इससे हम हर डिपार्टमेंट के हेड की और उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस का आसानी से हम असेसमेंट कर सकते हैं और उसी के आधार पर हमें रिजल्ट भी प्रोवाइड करा सकते हैं। अगला कह रहा है, इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज न्यू डिविजन्स कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग एग्जिस्टिंग डिवीजन। अब ये कह रहा है कि इस हमें ग्रोथ करनी है या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जोड़ने हैं तो उससे करता है हेल्प। तो देखिए आपने जैसे प्रोडक्ट के हिसाब से डिवीजन बना रखे हैं या डिपार्टमेंट बना रखे हैं, तो आपको और कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी ऐड करना है तो आप क्या करोगे, एक अलग से डिपार्टमेंट बना सकते हो और उसमें आप नए लोग इंक्लूड कर सकते हो। तो इससे क्या है, बाकी लोगों पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारा काम चलता रहेगा। तो ये तो बात हुई इसके एडवांटेजेस की। और डिसएडवांटेज की बात करें हम, तो ये कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिवीजन ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है, दिक्कत ये आ जाती है कि भाई गारमेंट्स वाला डिपार्टमेंट या डिवीज़न क्या कहता है कि भाई आप लोगों ने कॉस्मेटिक वाले को ज़्यादा रिसोर्सेज दे दिए हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉयज़ दे दिए, हमारे पास एम्प्लॉय अच्छे नहीं दिए, हमें रिसोर्सेज अच्छे नहीं दिए। तो इस तरह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो जाते हैं या क्रिएट हो जाते हैं। ये कह रहा है इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस दे मे बी ए डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज इन द डिफरेंट प्रोडक्ट डिवीजन। अब ये कह रहा है इससे क्या कई बार कॉस्ट भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये भी हो जाता है कि
अलग अलग डिपार्टमेंट जो डिवीजन बनाई है वहाँ पे सेम वर्क अलग अलग लोगों के द्वारा किया जा रहा होता है, तो उससे क्या है उनको काम का डुप्लीकेशन भी होता जाता है और कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिवीजन। अब ये कह रहा है कि इसमें मैनेजर को क्या है कि इस तरह की अथॉरिटी और सुपरवाइजर मिल जाता है या सुपरविजन करने का वो पावर मिलती है कि जो भी एक डिवीज़न में जितने भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, चाहे वो मार्केटिंग की जा रही है, रिसर्च किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है, जो भी है उन सभी पर नज़र रखने की जिम्मेदारी मिल जाती है। तो इससे क्या है मैनेजर की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और उसका काम बढ़ जाता है, ठीक है ना। फंक्शनल में ऐसा नहीं था। हम बात करें इसकी सूटेबिलिटी की, तो देखिए सूटेबिलिटी में क्या कह रहा है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा रहता है। ये कह रहा है दिस स्ट्रक्चर इज सूटेबल इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट। तो जैसा ही मैंने ऊपर बताया था फंक्शनल में कि जहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो वहाँ पर फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन बेटर रहता है या फंक्शनल स्ट्रक्चर अच्छा होता है। लेकिन जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हो वहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर आपका बेटर रहता है। दूसरा कह रहा है ग्रोइंग कंपनीज विच इंटेंड टू ऐड मोर लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट इन फ्यूचर एडॉप्ट दिस स्ट्रक्चर। या ऐसी कंपनी जो अभी तो सिंगल में काम कर रही है लेकिन जल्दी ही वो और प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोच रही हैं, तो उनके लिए भी ये डिविजनल स्ट्रक्चर एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो आई होप आपको इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज और सूटेबिलिटी दोनों तरह के जो स्ट्रक्चर है। फंक्शनल में क्या था आपको एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा पहले यहाँ पे कि फंक्शनल में उनके काम के अकॉर्डिंग हम डिपार्टमेंट बना रहे थे और उस डिपार्टमेंट में उसी काम को करने वाले उनकी स्किल के हिसाब से हम एम्प्लॉयज़ को रख रहे थे और हर डिपार्टमेंट का एक हेड था। लेकिन डिवीजनल में क्या था, एक डिवीजन बना दिया जाता है किसी प्रोडक्ट के आधार पे और उस डिवीजन के अंडर में फिर वो सारे फंक्शन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया कि कहाँ पे सूटेबिलिटी होगी, कहाँ इनके डिसएडवांटेज होंगे, तो इनको एक बार आप और पढ़ लें, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अब हम फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर का एक कंपेरेटिव व्यू दिया है इसने यहाँ पे हमें। तो देखिए इनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। अब इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ पूरा। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन बेसिस क्या है, किस आधार पे है फंक्शनल और इसमें। तो देखिए फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शन के आधार पे बनाया जाता है और डिवीजन में प्रोडक्ट के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो जाता है इसमें लोग काम करने वाले डिपार्टमेंट में, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, यानी उस प्रोडक्ट के बारे में उस मैनेजर के पास पूरी जानकारी हो जाती है, एम्प्लॉयज़ के पास भी। रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफ़िकल्ट टू फिक्स ऑन ए डिपार्टमेंट, यानी कि बिजनेस में अच्छा काम नहीं हो रहा है तो उसमें किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है ये फिक्स करना मुश्किल काम होता है। लेकिन डिविजनल में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए सारी जिम्मेदारी एक ही हेड की होती है, तो इसमें जो जिम्मेदारी है अकाउंटेबिलिटी है वो आसानी से फिक्स की जा सकती है। मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफ़िकल्ट एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि मैनेजरियल जो डेवलपमेंट है, जो मैनेजर्स हैं जो हमने नीचे रखे हुए हैं डिपार्टमेंट हेड बना रखे हैं, उनके डेवलपमेंट के चांस थोड़े से कम ही होते हैं क्योंकि उनको अपनी हर एक्टिविटी की रिपोर्ट टॉप लेवल पे देनी होती है। लेकिन डिविजनल में क्या होता है, पूरी डिवीजन के लिए एक हेड बनाया जाता है और उसके अंडर में सब हेड्स तैयार काम कर रहे होते हैं। तो जो हेड होता है उसके पास अपनी स्किल्स को डेवलप करने का चांस होता है। जैसे कह रहा है कि ईजी टू फिक्स रेस्पॉन्स मैनेजर डेवलपमेंट डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन वेरियस डिपार्टमेंट हैंस कॉस्टली। देखिए यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, तो आप जो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं डिविजनल में और उससे उसकी कैपेसिटी और उसकी स्किल डेवलपमेंट होने का चांस मिलता है। अब देखिए कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम। देखिए इसने कॉस्ट वाले पॉइंट ऊपर नीचे दो बार रिपीट हो गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। कॉस्ट, इसमें कॉस्ट फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड हैंस इकोनॉमिकल, यानी इसमें कोई भी काम डुप्लीकेट ना हो इसकी पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन डिविजनल में जैसा आपको मैंने डिसएडवांटेज में बताया था कि इसमें काम का डुप्लीकेशन हो जाता है कई बार, जिसकी वजह से ये कॉस्टली माना जाता है। कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, ये मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए फंक्शनल डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन तय करना या फिक्स करना पॉसिबल नहीं होता, जबकि ईजी बिकॉज ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट। तो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे डिपार्टमेंट एक ही डिवीजन में होते हैं, तो इसके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना आसान होता है।
ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ, और अच्छा लगे तो लाइक करके जाएं, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक करके नहीं जाते हैं। ठीक है, उससे मुझे लगता है कि मेरी जो मेहनत कर रहा हूँ वो बेकार है, आप लोगों को पसंद नहीं आई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं, तो एक लाइक कीजिए। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।